मुंह की बात सुने हर कोई, दिल का दर्द जाने कौन, आवाजों की बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। दोस्तों, निदा फाजली की ये लाइनें बहुत कुछ कहती हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। आज हमारे सामने जो शख्सियत हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि काउंसलिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। एम्स जैसी संस्थान में इन्होंने काउंसलिंग दिया है और विगत 6-7 साल, जहां तक मुझे जानकारी है, मैम करेक्ट करेंगी मुझे, 10 साल के आसपास इनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है काउंसलिंग के क्षेत्र में। और आज इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको नमस्कार करता हूं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया। और इस पॉडकास्ट के थ्रू मैम हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक सबसे अनटच्ड एरिया है मेंटल हेल्थ। बोला जाता है, WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि हर 10 इंसान में 3 लोग आज के डेट में मेंटल हेल्थ से ग्रसित हैं और हर 10 लोगों में से किसी एक इंसान के पास ये इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत खुल के बात करता है। मतलब 9 जो लोग हैं, 10 लोगों में 9 लोग हैं, वो किसी भी तरीके से अपनी चीजों को मतलब वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें मैम इतना जबरदस्त आप काम कर रही हैं। आज इस एपिसोड के थ्रू हम समझना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है और किस तरीके के इसके चैलेंजेस हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये बहुत यूनिक और डिफरेंट फील्ड है, तो अपने बारे में कुछ बताते हुए आप ये बताइए कि इस फील्ड में किस तरीके से आपकी एंट्री हुई और इतने बड़े मुकाम पे आ गई हैं आप। एम्स में 10 साल काम करने के बाद एक अपना सेंटर स्टार्ट करना और उस सेंटर को भी बहुत सक्सेसफुल तरीके से रन कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है मैम। तो मैम प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े शब्द यूज किए। शायद इतना नहीं, कंट्रीब्यूशन तो है बट इतना ज्यादा नहीं कि आप मेरे लिए इतने बड़े बड़े वाक्य कर ली। बट फिर भी आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे इस तरह से इंट्रोड्यूस किया। मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की है मेंटल हेल्थ को समझने, लोगों को समझने, उनकी भावनाओं को समझने में। और अब मैं, जो आपका प्रश्न है कि मैंने साइकोलॉजी क्यों ली या मैं इस फील्ड में क्यों आई, जब मैं अपनी 12th क्लास में थी तो मैंने अपने मामा जी को देखा जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट थे। वहां से मुझे लगा कि इनको एक ऐसी कंटिन्यूअस केयर की जरूरत है जो शायद लाइफ टाइम हो। और किसी भी परिवार के लिए बहुत मुश्किल है कि एक पेशेंट को देखें, अपनी लाइफ को भी देखें, दोनों को साथ साथ चलाएं। और ये एक ऐसी बीमारी है, गंभीर मानसिक समस्या है, परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये मैनेज करना कि किसको प्रायोरिटाइज करें। वहाँ मामा जी की हेल्प परिवार ने अपना सब कुछ दांव पे रख के की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हम उन्हें उससे नहीं निकाल पाए। हमने बहुत कोशिश की, इस हद तक की कि हर एक आदमी को ये लगा अपने अपने लेवल पे कि शायद मैं इनके लिए कुछ करूं। बच्चों को लगा हम करें, बहन भाइयों को लगा हम करें, समाज में भी लगा बहुत लोगों को, उन्होंने भी पूरा कोऑपरेट किया बट नहीं निकाल पाया। वहां से मुझे मन में आया कि मैं इस फील्ड में जाके इसमें जितना मुझसे हो पाएगा, जितना मेरा कंट्रीब्यूशन हो पाएगा वो मैं करूँगी। यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और यहीं से मेरे मन में जो हल्का सा आया वो वहीं से आया था। तो धीरे धीरे फिर जो हमारे मन में होता है वैसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्लानिंग करता है और उसे फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरी यहाँ तक की जो प्रेरणा रही वो यही रही और उसमें मुझे मेरे परिवार ने सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने किया और मेरे इन-लॉज ने किया और विशेष तौर पे मेरे हस्बैंड ने किया, जो आज भी मेरे लिए हर तरह से मोटिवेशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, हर तरह का सपोर्ट है। माय हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू देम। ये मेरी यहाँ तक की मोटिवेशन है। बिल्कुल मैम, ये मोटिवेशन हर किसी के जिंदगी में रहना चाहिए और बहुत दिलचस्प जर्नी है आपकी, जहाँ पे क्रेडिट आप खुद नहीं ले रही हैं, कहीं ना कहीं आपसे जितने लोग एसोसिएटेड हैं सबको इक्वल क्रेडिट दे रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है और एक सच्चे लीडर्स की यही निशानी होती है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है तो अपने ऊपर लेता है, लेकिन जब क्रेडिट देने की बात आती है तो सबको क्रेडिट देता है। वो आपके अंदर है और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप इस फील्ड में एक अलग ही मार्क क्रिएट करेंगी।
इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है मैम। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि एबिलिटी विल गेट यू सक्सेस बट कैरेक्टर विल कीप यू सक्सेसफुल। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके अंदर किसी चीज की योग्यता है तो शायद आप उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका कैरेक्टर अच्छा है तो उस गोल पे टिके रहेंगे। इसी चीज से मिलता जुलता मेरा प्रश्न ये है मैम कि आज के डेट में बच्चे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जीडी गोयनका, डीपीएस में, किसी स्कूल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं भी सरकारी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं, नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं, कहीं ना कहीं वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। हमारे समय में वैल्यूज बहुत हुआ करती थी मैम। आज के डेट में यदि जीडी गोयनका, डीपीएस और जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उसकी बात करें तो शायद वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूज की बात करें मैम तो वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और ये मैं आपको कहीं किताबी बातें नहीं बता रहा हूँ। जब मैं जेएनयू में पढ़ता था तो मैं खुद भी होम ट्यूशन पढ़ाता था, और जब मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था तो मैं बहुत सारे बच्चे होते थे जो डीपीएस के थे, जीडी गोयनका के थे, कुछ आईबी बोर्ड के थे, कुछ आईसीएसई बोर्ड के थे, सभी को मैं पढ़ाता था और वो बहुत अच्छे थे पढ़ने में। लेकिन जो एथिक्स, जो मोरल वैल्यूज मैम आपको सिखाया गया है बचपन में, या जो मुझे सिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं आज के डेट में बच्चों में मिसिंग। ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ सुमन मैम कि what is the basic reason behind all these anomalies, that why they are behaving like this? जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो इंटेलिजेंस का सही तरीके से यूज ना करना है, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि हमें जब हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी तो हमें पढ़ाई के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया गया था। स्कूल से आने के बाद हमें घर के कामों में लगाया जाता था, जितने भी हमारे डेली बेसिस पे घर के काम होते थे। उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया फिक्स नहीं था कि उसको बच्चे नहीं कर सकते, कम करे या ज्यादा, लेकिन करते थे। हमारे पेरेंट्स हमें प्यार से करवाए या डांट के करवाए, वो उनकी अपनी मेथोडोलॉजी थी, जिसको मॉडर्न साइकोलॉजी में पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। जिसके लिए बहुत भारी भरकम शब्द यूज किए जाते हैं, शायद उनकी जरूरत नहीं है। वो हमें तभी जरूरत है जब हम मेडिकली, क्लिनिकली उस चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज उसको नॉर्मल भाषा में हम प्यार से या डांट से ऐसे शब्द इस्तेमाल करके बच्चों से करवा सकते हैं। हमारे साथ यही मेथड लगाया गया था, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कह सकते हैं, अनदर साइकोलॉजिकल। और आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है। बच्चों को डेली असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसमें थ्योरी में तो वो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हीं लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करने का शायद उनके पास टाइम नहीं है, और ये टाइम मैनेजमेंट में बच्चे पीछे रह जाते हैं। वहीं पे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं वो चीज नहीं करवा पाते जो उनसे करवाना चाहते हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट चैतन्य सेंटर फॉर काउंसलिंग में मैं 2017 से हूँ, तब से मैंने ये देखा है कि जब भी पेरेंट्स चाइल्ड के बीच में कोई भी आर्गुमेंट्स होते हैं या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये इसमें एक मेन कारण होता है कि चाइल्डहुड से लेकर प्यूबर्टी तक पेरेंट्स बच्चों से काम इसलिए नहीं कराते या घर में इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं रखते कि ये बच्चे हैं, और जब प्यूबर्टी मतलब 11 से 13 साल की एज आती है तब उन्हें लगता है कि नहीं, अब इनके हार्मोन चेंज हो गए, अब हम इन्हें कुछ करेंगे तो शायद ये गुस्सा करेंगे या हमसे इस तरह से बात करेंगे, तो वो इस चीज से डरने लग जाते हैं। और इस बीच में बच्चे इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, शायद वो पेरेंटल पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, या वो भी अपनी बात उस तरीके से अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाते जैसे हमको समझानी चाहिए। तो यहाँ पे बात समझने समझाने की आ जाती है कि दोनों एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा बच्चा हमें नहीं समझ पा रहा और हम अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे, बट एक्चुअल में दोनों एक दूसरे को सिर्फ समझा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर रुक के समझना जरूरी है कि बच्चे के हार्मोनल चेंजेस, उनका एनवायरनमेंट चेंज, उनका स्कूल से उनकी प्यूबर्टी, ये सब चेंजेस के दौरान जो बच्चा गुजरता है, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जनरेट होते हैं। ये हमारी एज में भी होते थे, हमारे पेरेंट्स भी इनको समझ लेते थे। शायद हम भी नहीं कह पाते थे कि हम किस चीज से परेशान हैं, लेकिन वो समझ लेते थे।
अभी प्रॉब्लम एक और भी आ रही है कि शायद पेरेंट्स बच्चे को बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली लेके चलते हैं और एक्शन ओरिएंटेड ना होकर सिर्फ थॉट ओरिएंटेड रहते हैं कि चलो हम तुम्हें समझते हैं, हमसे बात करो, खुल के अपने विचार शेयर करो। शेयरिंग इज गुड, कैथारसिस इज गुड, क्योंकि हम इसको कैथारसिस कहते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में, कि जब आपने अपने मन की बात पेरेंट्स को शेयर की, जब आपने किसी और को शेयर की तो उसको समझ सके। बट उसकी एक लिमिट हमें निर्धारित करनी होगी कि कहाँ तक शेयर करें। अगर बच्चा हमें अपनी बात बता रहा है तो इस हद तक भी शेयर ना करें कि उसको इसी की हैबिट बन जाए कि दिन भर में उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो बस बताए, और उसको बताने की एक हैबिट बन गई। और इस बताने में इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है कि जिसकी मैं पहले बात कर रही थी, टाइम मैनेजमेंट, कि बच्चों के पास है ही नहीं, फिर इस वाली प्रोसेस में वो टाइम कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। तो वहां पे ये अंडरस्टैंडिंग तो आई कि पेरेंट कहते हैं कि हमारा बच्चा आके हमें सब कुछ बताता है, लेकिन वो नहीं आ पाई कि सॉल्यूशन कब करें इसका। वो आएगा हमेशा एक्शंस में। जब बच्चे ने आपको बताया, आपने सुना, सुनने के बाद आपको सिर्फ समझना है कि अब इसको थॉट से निकाल के एक्शंस में डालो, और उसके लिए उनका आपको ऑब्वियसली एक टाइम मैनेजमेंट करना होगा, बच्चे को और पेरेंट्स को साथ में मिलकर। स्कूल से आने के बाद ट्यूशन से बच्चा किसी एक्टिविटीज में गया, फिर वो आगे वो होमवर्क करता है, तो इसमें उसका सारा टाइम निकल जाता है। एक ऐसी दिनचर्या उनकी बनाए जिसमें उनके पास और चीजों के लिए भी काम रहे, टाइम रहे, और भी वो काम कर सके। स्कूल से आके सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई ना हो, ऐसे घर के काम आप करवाएं उनसे जिसमें सोशलाइजेशन इंप्रूव हो, जिसमें उनको अपने मित्र, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या समाज से जुड़ने का एक रास्ता मिले, जो एक्चुअल में सोशलाइजेशन है। दूसरा सोशलाइजेशन है वर्चुअल, जो सोशल मीडिया पे बच्चे रहते हैं। अब क्योंकि हमने उनको उसमें नहीं डाला तो उनको लगता है शायद उनके पास करने को कुछ है ही नहीं, इसलिए वो सोशल मीडिया में जाते हैं। और मन की प्रवृत्ति है, जहाँ जाएगा वहां रम जाएगा। अगर आप नेचुरल सोशलाइजेशन में डालोगे वो वहां रम जाएगा, अगर आप मीडिया में डालोगे तो वो वहां रम जाएगा। तो पेरेंट चाइल्ड के बीच में एक ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, और ये इतनी ज्यादा ब्रॉड है कि मैं इस पे आज थोड़ा लिमिटेड टाइम है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। बट इससे रिलेटेड कुछ भी कभी कोई इशू आए, आप किसी भी एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से इसको डिस्कस कर सकते हैं और इस समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। इस समस्या का समाधान करने के लिए जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सुमन भारद्वाज मैम से बेहतर शायद ही कोई है, तो आप बेशक चैतन्य सेंटर फॉर काउंसलिंग को रेफर कर सकते हैं। आपने जो आंसर दिया है मैम, उसी से मिलता जुलता मेरे जहन में एक चीज स्ट्राइक किया। मैंने एक मूवी देखी थी, शायद आपने भी देखी होगी, थोड़ी पुरानी मूवी है इसलिए रिस्क है बताने में। एक मूवी थी शराबी, जिसमें अमिताभ बच्चन होता है और उसके पिताजी के किरदार में होते हैं प्राण। उस पूरी मूवी में जब आप देखेंगे मैम, तो इन दोनों के बीच में एक डिसकनेक्शन होता है। मतलब जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग होती है, इमोशनल कनेक्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्योंकि प्राण एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और वो हमेशा बिजनेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन को बहुत बुरा लगता है बीइंग द सन कि ये सिर्फ बिजनेस में अपने आप को सबसे ज्यादा इंडल्ज रखे हैं और कभी इनको मेरे साथ वक्त बिताने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये पूरी मूवी में आप देखेंगे कि इनके बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं उसका लॉस होते जा रहा है। उसी चीज को आज के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में यदि मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कहीं ना कहीं वो चीजें सच प्रतीत होती हुई दिख रही हैं कि बच्चे आज अपने पेरेंट्स से इमोशनली उतने कनेक्टेड नहीं है जितना एक्चुअली उनको होना चाहिए। और यहीं से सारी चीजें निकलती हैं। मतलब जितनी वो कहते हैं ना पैंडोरा बॉक्स खुलना, मतलब एक समस्या 10 समस्याओं को मतलब इनिशिएट करती है। तो ये चीज आज के डेट में मैंने बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बच्चे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है अपने पेरेंट्स से, इसीलिए पेरेंट्स की बात नहीं मानते। यदि आप कह भी रही हैं कि तुम पढ़ाई कर लो या तुम गेम्स खेल लो, वो नहीं मानेंगे आपकी बात। तुम लैपटॉप पे मत टाइम बिताओ, तुम सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम मत बिताओ, तुम उससे मिलने मत जाओ, नहीं सुनेंगे आपकी बात।
तो ये क्यों इमोशनल डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्या पेरेंट्स जिम्मेदार हैं या बच्चे जिम्मेदार हैं या समय में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो एक इमोशनल कनेक्टेडनेस बिटवीन पेरेंट चाइल्ड है, वहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है रुककर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टाइम स्पेंड करें, कहाँ तक करें, वो उसका सेकंड स्टेप है। बट फर्स्ट स्टेप में आप साथ बैठें, बच्चे की मन की बात सुने, समझे, उसके बाद देखें कि आगे आपको उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, एक्शन में लेके जाना है, इमोशन में लेके जाना है, या कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। वो तभी संभव है जब आप उनके पास बैठे, तभी आप उन्हें समझ पाएंगे। इसमें दूसरा सवाल ये आता है कि अमिताभ बच्चन, उनके जो फादर प्राण जी थे, उनके इमोशनल, तो आपने मूवी देखी है मैम? जी देखी है। उनके इमोशंस को क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए। हर इंसान का ना अलग वे ऑफ एक्सप्रेशन है। पेरेंट्स ज्यादातर कहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कि पूरे लगता है कि अगर ये पढ़ेंगे तो सक्सेसफुल बनेंगे। सक्सेसफुल, यहाँ सक्सेस का अलग अलग पर्पज है हर किसी की नजर में सक्सेस है। किसी की नजर में है कि मैं पैसा इतना कमाऊं कि मेरा परिवार चले, समाज के लिए थोड़ा बहुत कर लूं, मतलब सरवाइव कर ले, वो इतने में भी है, ये संतुष्टि है उसको। वो वहाँ इमोशन को ज्यादा वैल्यू देगा कि मैं तो, मेरी अचीवमेंट ये है कि मुझसे लोग इमोशनली कनेक्टेड रहे। अब ये उस टाइप के बच्चे होते हैं, क्योंकि हम बात यहाँ पेरेंट चाइल्ड की कर रहे हैं, ये उस टाइप के बच्चे होते हैं जो इमोशंस को प्रायोरिटाइज करते हैं और उन्हें खुद पे भरोसा होता है कि हम इतना पढ़ रहे हैं कि आगे कामयाब हो जाएंगे, हम इतना पैसा भी कमा लेंगे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पेरेंट्स डरे हुए होते हैं, इनसिक्योर होते हैं कि जो कंपटीशन वाला अभी जो सिनेरियो चल रहा है, वो जब सुनते हैं कि इसका बच्चा आईएएस बन गया, उसका बच्चा आईपीएस बन गया, मेरा बच्चा तो इमोशंस में सारा दिन रहता है, डरा डरा रहता है, लोगों से कम बात करता है, बस मुझसे ही बात करता है, और मैं उसको ये टाइम सिर्फ बातों में ना देके उसके प्रोफेशन में लगाना चाहता हूँ ताकि वो आगे कुछ अचीव करे। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स की जो एक्चुअल में इंटेंशन होती है इस तरह के पेरेंट्स की, वो ये है कि वो देखते हैं कि सक्सेस वहाँ है कि पैसे से, पद से कहीं पर पहुंचे। बच्चे की थी इमोशन में, अगर प्राण जी अमिताभ जी के साथ बैठ जाते तो वो ये समझ पाते कि हम दोनों एक ही पर्पस पे काम कर रहे हैं, हम दोनों यही देख रहे हैं कि अमिताभ जी की लाइफ या इनके अचीवमेंट्स कैसे सिक्योर हों। बट वो साथ बैठ के ना ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको करें कैसे, दोनों की मेट्रोलॉजी अलग है। वो उनके पास बैठे तो वो उन्हें समझा पाते कि जी आपने सब कुछ मेरे लिए तैयार कर रखा है, आप मुझसे जुड़े रहें, मन से जुड़ेंगे तो मैं आपके प्रोफेशन को भी समझ रहा आप जैसे जैसे कहेंगे मैं चलूंगा। बट प्राण जी से वो नहीं हो पाया, वो मन से कनेक्ट नहीं हो पाया और वो चीज वहीं पर छूटी। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में ऐसे ही होता है। आपका जो तीसरा सवाल था कि कहाँ पर कमी है, कौन जिम्मेदार है, यहाँ पे हम एक आदमी को नहीं कह सकते कि पेरेंट जिम्मेदार है या चाइल्ड जिम्मेदार है या सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन एक गैप आता है, उसमें हर चीज का रोल, एजुकेशन का रोल है। प्राण जी के टाइम में एजुकेशन दूसरी थी, अमिताभ जी के टाइम में और थोड़ी एडवांस हो गई। अगर आज के टाइम की बात करें तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई। तो यहाँ एजुकेशन के साथ साथ इमोशंस में भी बदलाव आ गया। अब आज का जो जनरेशन है वो बिल्कुल एक इमोशनल एरा आप कह सकते हो, जिसको एक हेल्दी ईयर चाहिए, मतलब सुनने के लिए कान चाहिए। अगर उन बच्चों को आप सुनने के लिए 10 मिनट हर रोज दे दो तो वो अपनी बातें आपको इमोशनल पर्सपेक्टिव से समझा सकते हैं। आप भी समझ पाओगे कि इनको इन्हीं के तरीके से, अगर आपका बच्चा इमोशनल है तो इमोशंस के तरीके से कैसे सक्सेस तक आप गाइड कर सकते हो। यही सबसे एक वो अहम बात थी जहाँ प्राण जी से ये वाला पॉइंट मिस हो गया। अगर वो मूवी दोबारा बने तो वो कोशिश की जा सकती है। थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता था कि मैं ही बहुत ज्यादा मूवी देखता हूँ, लेकिन आपने भी देखा है। बस अंतर ये है कि आपने उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप यूज कर रहे हैं अपने काउंसलिंग में, और मैं पता नहीं किसी मेमोरी में यूज करता हूँ उसको। उसके बारे में हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। एक और चीज मैम, एक हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि आने वाले 50 साल में कोई किसी से शादी नहीं करेगा। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। और मुझे भी लगता है आज के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को देखते हुए कि
इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर डेवलप हो रही है, खास करके मैरिड कपल जो हैं। और मैम, लोग कहते थे पुराने जमाने में कि लव मैरिज नहीं चलता है, अरेंज मैरिज चलता है, या लव मैरिज चल जाता है, कुछ दिन के बाद कहा जाने लगा अरेंज मैरिज नहीं चलता है। आज की डेट में मैम यदि आप कोर्ट में जाके देखेंगे तो दोनों केसेस बहुत ज्यादा हैं। लव मैरिज वाले भी डिवोर्स के लिए अप्लाई किए हुए हैं, अरेंज मैरिज वाले भी किए हैं, और 2-2, 3-3 महीने में, 6 मंथ्स में मैम डिवोर्स के लिए फाइल की जा रही है। तो ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ मैम कि मैरिज अलायंस जो एक हमारे प्राचीन काल में एक सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता था, पवित्र बंधन माना जाता था, कहीं ना कहीं मैम मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो पवित्रता है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, और आज के जो यूथ हैं उनका विश्वास इस इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। यदि ऐसा कह रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो एक हेल्दी मैरिज लाइफ के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं मैं, ताकि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लाइफ को मतलब थोड़ा बहुत एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिल जाए आपके गाइडलाइन से, कि क्या बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स यदि हम उठाएं तो हेल्दी मैरिज लाइफ हम जी सकें। क्योंकि मैम एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और यहाँ से ही मेंटल हेल्थ खराब होता है मैम, वो चाहे डॉरी का सिस्टम हो या फिर उनको इमोशनली और कंटिन्यू अब्यूज करते हैं। फिजिकल अब्यूज तो एक छोटी सी चीज है मैम, बट इमोशनल अब्यूज बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि फिजिकल अब्यूज हो सकता है कि कुछ देर के बाद खत्म हो जाए, इमोशनली आप किसी को डैमेज कर देंगी तो वो बहुत दिन तक रहता है वो भाव। तो इस पे मैम आपकी तरफ से मैं आपके इनपुट जानना चाहता हूँ। जी सर, वाकई में ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए अभी जो भावनाएं हैं वो काफी बदल चुकी हैं। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, इक्वल इनकम नो किड्स। ये अभी न्यू जनरेशन का है। मैम, इक्वल इनकम नो किड्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि दर्शक। इक्वल इनकम, अब शायद कुछ लोग इस पे हंस सकते हैं कि भाई फिर कमाना क्यों है। अगर हम बात एक सोसाइटी की करें जो यंग जनरेशन की, जो हमारी जनरेशन भी शायद हो सकती है, कि फिर आपको इतना ज्यादा क्यों कमाना है, तो क्या करोगे फिर दोनों लोग कमा के। तो आम जो लेमैन है वो ऐसे ही बात करते हैं कि फिर रहने दो, अपना थोड़ा सा कमाओ खाओ तो ठीक है, अगर शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने। तो अभी तक का कॉन्सेप्ट ये है कि शादी शायद करनी बट बच्चे नहीं करने। और नेक्स्ट जनरेशन का अभी ये आ रहा है कि हम शादी ही नहीं करेंगे, बच्चे तो फिर बहुत दूर की बात है, बट इनकम होनी चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो सबको अपना मेंटेन करना है। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट बहुत अच्छे हैं कि लाइफस्टाइल क्यों मेंटेन करना है या क्या लाइफस्टाइल है। इसका मतलब लोग अपने लिए बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत सेल्फ केयर करते हैं। वो सबसे अच्छी बात है यूथ की, वो अपने खुद पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जो शायद हमारी जनरेशन नहीं दे पाती थी। हमने उसको काफी मिस किया है उस चीज को, और महसूस भी किया है कि शायद देना चाहिए था। और ये लोग एक बहुत अच्छा एक थॉट लेके चल रहे हैं कि हम सेल्फ केयर करते हैं। सेल्फ केयर में बहुत कुछ आता है, बहुत ब्रॉड गवर्नमेंट है, एजुकेशन से लेकर अपना लाइफ का गोल बनाना, अपनी जिंदगी के हर पल को बहुत लाइवली जीना, और एक स्पोर्ट के साथ जीना। एक फिल्म का गाना है, जैसे कि आखिरी हो, अपना हर पल ऐसे जियो, वो बिल्कुल ऐसे जीते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ आते हैं मैरिज वाले कॉन्सेप्ट पे कि शादी करना ना करना ये हर एक इंसान की अपनी इंडिविजुअल डिजायर है, उसका अपना फैसला है, करें या ना करें ये एक अलग टॉपिक है। अगर कोई नहीं कर रहा तो डेफिनेटली उसके पीछे बड़े सॉलिड रीजंस होते हैं, बट मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें सॉलिड रीजन नहीं होता, उनका आसपास के लोगों से, मैरिड कपल से जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है। वहाँ पे बच्चे धारणा बना लेते हैं कि जी हमें नहीं करनी, अगर शादी ऐसी होती है तो हमें बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ उन लोगों को जरूर ये रुक के सोचना चाहिए कि हम किसी और के एक्सपीरियंस की वजह से अपनी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं। उन्हें यहाँ डिस्कस कर लेना चाहिए। आजकल इसके लिए भी सर्विसेज हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग है, प्री मैरिज कंपेटिबिलिटी टेस्ट है, जो एक 10 मिनट का टेस्ट होता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमारे जो इंटरनल ट्रेड्स हैं,
जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो आगे चल के हमारे व्यवहार में एक दूसरे के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं या कहीं पर रेजिस्टेंस आ सकता है, तो उसकी टेस्टिंग पहले से ही करा सकते हैं और उसमें टेस्टिंग के दौरान ही ये बता दिया जाएगा कि आपके इतने ट्रेट्स मिलते हैं और इतने आपने मिलाने हैं। जो ट्रेट्स मिलाने हैं वही आपकी आगे की मैरिड लाइफ के सक्सेसफुल होने या ना होने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन। अगर कपल एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करें तो वो अपनी चॉइसेस में, इंटरेस्ट में, अपनी सभी तरह की भावनाओं में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। ये सेकंड स्टेप है कॉम्प्रोमाइज। थर्ड इज कमिटमेंट। एक बार जिसके साथ आपकी शादी हो गई वो जैसा भी है उसको अपने हिसाब का बनाना और खुद को उसके लेवल पे ले जाके सोचना। यहाँ पे एम्पैथेटिक एटीट्यूड कि कहीं पर आप रुक के उनको समझो कि अगर आज ये ऐसा नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे वो आपको रुक के समझे। ये 3 स्टेप, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड कमिटमेंट। अगर किसी ने ये समझ लिए तो उनकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके रोज झगड़े नहीं होंगे। अगर झगड़ा हो गया तो समझौता नहीं हो पाएगा, वो उसके लिए कैपेबल हो पाएंगे अगर वो इस पॉइंट को समझ गए कि ऐसा होगा। माइंड रेडी हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा बिफोर मैरिज ही। जैसे कुंडली में सभी गुण नहीं मिलते फिर भी हम शादी करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, वैसे ही साइकोलॉजिकली मेल फीमेल के सभी ट्रेड्स नहीं मिलते, लेकिन आफ्टर मैरिज कम्युनिकेशन अच्छा रख के, कॉम्प्रोमाइज के लिए अपना माइंड सेट करके और कमिटमेंट, समर्पण की भावना के साथ हम अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यूथ इस बारे में सोच सकता है कि हम इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार ये भी एक्सपीरियंस करके देखें। थैंक यू सो मच मैम। आपकी बातें मैंने सुना है और मुझे लगता है कि इसको 2 सेंटेंस में पिरोया जा सकता है। अनामिका अंबर का ये कहना है कि है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, मैं तेरी मान लूं तू मेरी मान ले। तो थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस तो हो रही है, आपके जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं और नो डाउट आप बहुत सफल भी हुई हैं। लेकिन फिर भी मैम कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि आज भी लोग इसको एक स्टिग्मा समझते हैं कि बताते नहीं हैं। ये माइकल फेल्प्स, आप लोगों को पता होगा, जितने दर्शक हैं शायद बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल उनके नाम से है। उन्होंने भी यही कहा, एक कोटेशन दिया है कि मैं भी वल्नरेबल हूँ और मुझे भी मेंटल स्ट्रेस होता है और उस समय मैं भी आइसोलेशन का शिकार होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई मेरे मेंटल हेल्थ को ठीक करे। तो इतने बड़े लोग मैम कहीं ना कहीं इस मेंटल हेल्थ के शिकार हो जाते हैं और उनके अंदर एक गट्स है कि वो कह देते हैं, लेकिन आज भी मैम इसको एक स्टिग्मा माना जाता है। लोग जल्दी बताते नहीं है कि मेरे साथ कोई मेंटल हेल्थ है। और अब गांव में चले जाइए मैम, रूरल इंडिया में, तो वो तो समझते ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज होती है। उनको लगता है कि तुम ऐसे ही नाटक कर रहे हो। तो इस पे मैम क्या कहना है आपको और कैसे इस चीज को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? जी, मेंटल हेल्थ तो पहले लोग बिल्कुल ऐसे देखते थे कि वो एरिया एकदम अनटच्ड था। मेंटल वर्ड का सीधा मतलब पागलपन से था। रूरल एरिया में खासकर, जैसे आपने कहा, कि उनको लगता था अगर ये आदमी अपने मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि मानसिक वर्ड तो कोई था ही नहीं, इंग्लिश वर्ड था मेंटल, और मेंटल का मतलब पागल उनकी भाषा जी। पागल को लोग पागल की दृष्टि से देखेंगे और वैसे ही ट्रीट करेंगे। अब जिसको इस वर्ड का मतलब नहीं पता तो उसको ट्रीटमेंट अप्रोच का कैसे पता हो सकता है? तो उस टाइम पे जो लोगों को समझ आता था, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र विद्या, ये सब वो करते थे। और एक आदमी जो मानसिक तौर पर पहले से ही अकेला महसूस कर रहा है, जिसको हम डिप्रेशन का एक सिम्टम मानते हैं, अकेलापन, एक आदमी जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, जो एंजाइटी का एक सिम्टम है, एक आदमी जो ये मान रहा है कि लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं और मैं अपनी बात जब कहता हूँ तो इन्हें लगता है पागल बोल रहा है और पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। तो ये अपने परसेप्शन के हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट निर्धारित कर रहे हैं। तो ऐसे करके वो और भी ज्यादा अकेलापन फील करने लग जाता है और उसको डिप्रेशन के 2-3 सिम्टम्स हो जाते हैं।
फिर वो जो पहले से ही मन से अकेला था, फिर वो समाज से में भी जुड़ने से करता है और अपने आप को और ज्यादा आइसोलेट कर लेता है। कभी कभी एक कमरे में भी बंद कर लेते हैं लोग अपने आप को, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अब जिसके मन में कुछ नहीं है, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है, तो ऐसे उनमें चौथा सिम्टम्स आ गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे जी के क्या करना है, कोई मुझे समझ नहीं रहा, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, मेरे विचारों को नहीं समझ रहा, तो वो अपने आप को बिल्कुल एक साइड कर देता है। अब जब उसको अपना परिवार नहीं समझता, दोस्त नहीं समझते, और वो किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकता, तो वो अज्यूम करता है कि मुझे आवाजें सुनाई देती हैं, कोई लोग मुझसे बातें करते हैं। सिजोफ्रेनिया का एक सिम्टम्स जो एक्यूट साइकियाट्रिक मेंटल इलनेस है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरे मामा जो है वो उन्हीं से सफर कर रहे थे, इसी बीमारी से, आवाजें सुनाई देती। अब रूरल एरियाज में क्या होता है कि भाई आवाजें सुनाई दे रही हैं, भूत प्रेत है, अब तो इसको पक्का किसी ऊपरी साया या कुछ इस तरह की तकलीफ है, तो वो भी जोर शोर से उसका वो इलाज कराना शुरू कर देते हैं। अब उसको एक आधे सिम्टम्स हो जाते हैं, वो धीरे धीरे खाना पीना नहाना धोना सब छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है उसकी लाइफ खत्म है। और यहाँ तक शायद कॉग्निटिवली भी वो पर्सन सिजोफ्रेनिया से परेशान होके सोचना छोड़ के एक अच्छा खासा उसका डायग्नोसिस बन जाता है मेडिकली अप्रोच सिजोफ्रेनिया, जो एक ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल तो है बट नॉट 100% मैनेजेबल है, और लाइफ टाइम फैमिली सपोर्ट के साथ उसका इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग ठीक नहीं होते, बट एक लिमिट तक होते हैं, क्योंकि विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी हो जाता है। तो एक आदमी जो आज पहले जो खुद अकेला था, धीरे धीरे उसके लिए सोसाइटी खत्म ही हो गई। अब वो उसके आगे अब ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा कर दो या एक बहुत बड़ा क्राउड खड़ा कर दो, वो फिर भी अकेला ही महसूस करेगा। तो मानसिक समस्याओं के बारे में ये बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है कि लोग उसको नहीं समझते हैं। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अकेले नहीं हैं, जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है। ऐसा अक्सर होता है कि हम समस्याओं में गिर के अकेला महसूस करते हैं। जब भी कोई अकेला महसूस करे, आप उसकी बात सुनो, उसके मन की बात सुनो, शेयर करो, समझाओ नहीं सिर्फ समझो, और एक ऐसे आदमी से उसको जोड़ो जो मेडिकल तरीके से या फिर उस एरिया का एक्सपर्ट हो, वहां पे उनको जोड़ो जहां वो अपनी सारी फीलिंग्स का एक्सप्रेस कर सके और समझाने की बजाय समझने का काम हो सके कि आगे की लाइफ में उनको क्या करना है। और इसके लिए बिल्कुल नहीं घबराएं कि हम अपनी प्राइवेसी जो है वो किसी से शेयर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है सर कि लोग ये सोचते हैं कि ये मेरी पर्सनल बात है, मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी है, लेकिन मैंने ये फील किया है कि एक्चुअल में हम सभी की एक क्लास वाइज होती है, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप होता है। ये बीपीएल है, ये मिडिल क्लास है, या अपर मिडिल है, उससे आगे। तो अगर हम एक कैटेगरी की बात करें तो सबकी जो प्राइवेसी है ना ऑलमोस्ट एक ही जैसी होती है, बट लोग एक माइंड सेट बना के रखते हैं कि नहीं ये मेरी पर्सनल है। हाँ, इतना जरूर है कि उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं जो आपके फाइनेंशियल हो सकते हैं, जो आपकी प्लानिंग हो सकती है, उनको छोड़ के अगर इमोशनल की बात करें तो हम सब एक ही लेवल पे हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को शेयर करते हुए घबराएं नहीं, शेयर करें, खुल के शेयर करें, ताकि कैथारसिस के साथ साथ उसका एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी हो सके। और फिर भी याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पहले जो बहुत पुराने टाइम में ये होता आया है वो अब वैसे हो भी नहीं रहा है। मेंटल हेल्थ के बारे में काफी अवेयरनेस है, लेकिन अब एजुकेशन और बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म इसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन सभी के साथ मिलकर आप स्वयं भी इसमें एक योगदान दें, क्योंकि सबसे पहली पहल तो एक पर्सन की खुद ही रहती है। अगर वो किसी तक भी नहीं पहुंचेगा तो लोग उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली कोशिश सेल्फ की। आप आगे आए, अपनी बात हमसे साझा करें। थैंक यू वंस अगेन मैम। आपकी एक एक बात मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मील का पत्थर साबित होगी अपनी जिंदगी को प्रोफेशनल एंड पर्सनल लेवल पे हैंडल करने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी यही चीजें होंगी। जहां तक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात की है मैम आपने कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी बीमारी है जिससे हर कोई जूझ रहा है। निदा फाजली ने कहा था कि दर्द के चेहरे अलग अलग हो सकते हैं
लेकिन उसकी टीस एक ही होती है। तो इसी तरीके से हो सकता है कि आप बहुत अपर क्लास में हो, मिडिल क्लास में नहीं हो, और कुछ लोग हैं जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हो, बीपीएल में आते हो, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हो। लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसी समस्या है जो किसी से परहेज नहीं करती है, और हर बंदा कहीं ना कहीं इस चीज से जूझ रहा है आज के डेट में, जहां तक मेरा अपना रिसर्च बुक बताता है। एक क्वेश्चन मैं और समझना चाहता हूं मैम आपसे। मैंने एक किताब पढ़ी थी जोसेफ मर्फी की, जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें बहुत खूबसूरत एक चीज लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि पहले के जमाने में पहले फिजिकल बीमारी होती थी और बाद में वो मेंटल बीमारी होती थी। तो डॉक्टर ये कोशिश करते थे कि फिजिकल बीमारी है तो उसको मेंटल में आने से पहले ही उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि मेंटल में जब चली जाती थी, मेंटल का मतलब दिमाग में, मतलब दिमाग में सोच में चली जाती थी, तो वहां तक वो पहुंचे इससे पहले ही वो फिजिकली आपको ठीक कर देते थे और बीमारी ठीक हो जाती थी। लेकिन जब वो दिमाग में पहुंच जाती थी, मेंटल में इंसान के मेंटल स्टेटस में चली जाती थी, तब उसको ठीक करना बहुत अपहीवल टास्क हुआ करता था, मर्क्यूरियन टास्क हुआ करता था। आज के डेट में मैम पासा पलट गया है। आज के डेट में पहले यहाँ पे ये बीमारी हो जाती है और उसके बाद फिर फिजिकली हम उससे सफर करते हैं। तो अभी इलाज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस पे मैम आप कुछ प्लीज अपना प्रकाश डालें, ताकि जो दर्शक देख पा रहे हैं आपको और सुन पा रहे हैं, वो अपने माइंड को उसी तरीके से रेगुलेट कर सकें, और इस तरीके से रेगुलेट करें कि उनको सबसे पहले यहाँ बीमारी नहीं हो, उनके मेंटल स्टेटस में बीमारी नहीं हो। यदि वर्स्ट केस में दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली बीमारी होती है तो फिजिकल बीमारी हो, और वो इससे पहले के मेंटल लेवल पे तक पहुंचे, उसको दूर कर दिया। जी सर, आपका मतलब यहाँ माइंडसेट से है। yes. कि एक पर्सन पहले माइंड सेट कर लेता है कि ऐसा होगा, दैट इज स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर और प्रेजुडिस बेस्ड। अब आज के यूथ के साथ ये बहुत ज्यादा है, और उससे एक प्रॉब्लम, जैसे पहले डिप्रेशन बहुत ज्यादा था, बट मैं देखती हूँ कि अब एंजाइटी भी उतनी ही है। एंजाइटी मतलब असुरक्षा की भावना, नेगेटिव थॉट्स, पर्सिस्टेंट नेगेटिव थॉट्स। पहले से ही मन में एक धारणा होती है, अब वो चाइल्डहुड से भी हो सकती है, प्यूबर्टी से, टीनेज से, एडल्टहुड तक। अगर एडल्टहुड तक रह गई तो फिर वो एक गंभीर मानसिक समस्या बन जाती है। जब वो शुरू होती है तो उसके लक्षण है कि वो पर्सन ज्यादा सोचता ही रहता है, उसी सोच में उसके सारे काम हो जाते हैं, जिसको आप डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं। डे ड्रीमिंग इसका एक अनदर टाइप है, जहाँ पे इंसान अपने आप को हीरो की तरह प्रेजेंट करता है, लीडर की तरह प्रेजेंट करता है, उसी में सब कुछ कर लेता है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैंने ये अचीव कर लिया। बट ये सब प्रोसेस जो उसके माइंड में चलती रहती है पूरा हाइपोथेटिकल है। तो यहाँ जो पर्सन है वो एंजॉय करता है डे ड्रीमिंग को, पर जब उठता है, उससे बाहर आता है तो देखता है उसने एक्चुअल में कुछ किया ही नहीं, एक्शंस तो थे ही नहीं, तो रिजल्ट निकला ही नहीं, ड्रीम के साथ सब कुछ खत्म हो गया। अब उसे असुरक्षा की भावना हो गई कि ये तो सोच में तो बड़ा अच्छा था, बट एक्चुअल में तो है ही नहीं, काश कि एक्चुअल में भी हो जाए। अब वो थोड़ी थोड़ी कोशिश करता है कि मैं कर लूं, मैं पढ़ाई कर लूं, क्योंकि उसने जो सपना देखा, दिमाग स्वप्न बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में डे ड्रीमिंग, कि उसने जो डे ड्रीमिंग करी उसको कैसे वो एग्जीक्यूट करे। अब क्योंकि उसने अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसमें स्पेंड कर दिया, तो उसके पास टाइम ही नहीं है। अगेन टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। स्कूल से आया, बस्ता रखा, लेट गया, लेट के ये सब चलता रहा, शाम हो गई, शाम हो गए, उठ के खाना खा लिया, फिर लेट गया, फिर चला। तो अब उसने एक्शंस तो किए ही नहीं, होमवर्क नहीं किया, फिर एकेडमिकली पुअर चला गया, वहां से कंप्लेन आ गई, पेरेंट्स परेशान है, तो इधर से एक फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। तो ऐसे मिला के अपनी सोबर थिंकिंग की वजह से वो एक क्लस्टर में आ गया, एक लूप में आ गया, और ये एक टोर्नेडो टाइप थिंकिंग है जो आपको डीप डाउन ले जाएगी। और ये आप सोच ही नहीं पाओगे कि आपने जो वहां इतना पॉजिटिव अज्यूम किया था, अब वो सारा नेगेटिव कैसे हो गया। तो सेकंड स्टेज आएगी नेगेटिव थिंकिंग की। अब वो सोचना शुरू कर देता है कि मैं तो, मेरा मन को कहता है कि मैं लीडर बनूं, मैं इस पोस्ट तक पहुंचूं, मैं लोगों को लीड करूं, अच्छा कमाऊं, मेरी शादी हो, बच्चे हों, जो भी उसने सोचा है।
बड़ा पॉजिटिव था। यहाँ पे आपने जो कहा सबकॉन्शियस माइंड की पावर की, बुक के हिसाब से तो कहते हैं जो हम सोचते हैं वो ही होता है, बट यहाँ तो हो नहीं रहा। तो उसका एक ये क्वेश्चन भी आएगा कि मेरा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके ऊपर एग्जीक्यूशन तो था ही नहीं, प्लानिंग नहीं थी, गाइड नहीं था। यहाँ पे वो उसको मिस कर गए, तो वहाँ पे बुक को भी उन्होंने गलत साबित कर दिया। लेकिन जो लोग डे ड्रीम करते हैं, एक लिमिट तक करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ सपने देख रहे हैं और प्लानिंग सबकॉन्शियस माइंड करता है साथ साथ। जहाँ प्लानिंग करी सबकॉन्शियस माइंड ने, वहाँ पे एक फैक्टर और आता है प्रोक्रास्टिनेशन। अगर हम उससे बच जाएं तो प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और अगर हमने एग्जीक्यूट कर लिया तो हम उसके आगे फिर नहीं रुकते हैं, क्योंकि जिसने प्रोक्रास्टिनेशन से आपको बचा लिया, प्रोक्रास्टिनेशन यही है अभी नहीं, थोड़ी देर में नहीं, चलो कल कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम जो 1 तारीख को होना चाहिए था वो महीने के आखिरी तारीख को हो जाता है। एक पर्सन डेडलाइंस पे काम करना शुरू कर देगा, ये उसका हैबिट, उसके पैटर्न्स, उसका बिहेवियर बन जाता है। अब लाइफ हमेशा ऐसे नहीं चल रही, कुछ चीजें बड़ा इंस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन मांगती हैं, और क्योंकि हमें उनके रिजल्ट्स जो है वो इंस्टेंट चाहिए। तो अगर प्रोक्रास्टिनेशन से बचा लिया तो कोई भी प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो इंक्यूबेशन पीरियड में, जहाँ पे आपका प्लान जो है वो पूरा पनपता है, डेवलप होता है, उसमें एक डिप्रेसिव फेज आता है कि पता नहीं मैंने जो शुरू किया है वो शुरू हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर एक स्टूडेंट है तो वो सोचेगा मैंने अपना काम कर लिया, पढ़ लिया, मैंने एग्जाम दे दिया, पता नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं। कोई बिजनेसमैन है तो सोचेगा कि क्लाइंट्स आएंगे नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं। ये वो टाइम है, यहाँ पे डिप्रेसिव फीलिंग आ सकती है। लेकिन ये एक सिचुएशनल टाइम होता है, सिचुएशन होती है, यहाँ एंजाइटी भी आ सकती है कि पता नहीं क्या होगा, अनिश्चित। लेकिन जो पर्सन पीछे से एक माइलस्टोन पार करके है प्रोक्रास्टिनेशन वाला, वो यहाँ पे दूसरी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। वो होता है अपना हॉबी, सेल्फ को एंटरटेन करना, कि मैंने अपना जो प्रोफेशन वाला काम था वो कर लिया, अब मैं थोड़ा टाइम जब तक उसका रिजल्ट आए खुद को एंटरटेन कर लेता हूँ। तो इसमें वो इन दोनों चीजों से बच पाएगा, और आगे जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसका बिजनेस भी चलेगा, और फिर उनका जो स्टूडेंट है उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और आगे की उनकी डायरेक्शन तय हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, एंजाइटी नाम की बीमारी से वो बच जाएंगे। ये वो वाली सिचुएशन है जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कि बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ये सब करते हैं, बट उन्हें हम एडवर्सिटी के लिए तैयार नहीं करते, सोशलाइजेशन नहीं करवाते। SQ सोशल क्वोशंट कम रह जाता है। सोशल क्वोशंट यहाँ काम आता है कि जब सोसाइटी ये कहे भाई आपने इतने मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, ये सोशल प्रेशर को कैसे डील करें। सोशल क्वोशंट आपको इसमें कैपेबल बनाता है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चला और आप उसे छोड़ना चाह रहे हैं तो लोग आपको ये ना कहे अच्छा चला नहीं पाया, बुली हो जाए या कहीं पर क्रिटिसिज्म हो जाए तो आप उसको झेल पाएंगे। एडवर्सिटी क्वोशंट इसके साथ साथ ही आता है, पेंडेमिक लाइक सिचुएशन जिसको हम सब ने झेला है, और कुछ लोग लेकिन बहुत कुछ नहीं झेल पाए, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए गए, वो इसी वजह से क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में शायद कभी इस तरह की त्रासदी को नहीं झेला है। तो ये छोटे और बड़े लेवल की हो सकती है, हम सबके अलग अलग परसेप्शन है। कोई बहुत छोटे से फेलियर को बहुत बड़ी एक क्रिटिसिज्म मान सकता है, वो उसका अपना परसेप्शन है, और कोई बहुत बड़ी एक समस्या को भी छोटी करके देख लेता है टुकड़ों में, भी उसका अपना परसेप्शन है। बट इसकी शुरुआत हमारी होती है एडवर्सिटी IQ से, AQ से। साथ साथ रहता है हमारा इमोशनल क्वोशंट कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस हमारा सिचुएशनल बिहेवियर क्या होगा, हम इमोशनल होके डील करें, हम लॉजिकल होके डील करें, हम कैसे डील करें, हम अपने इंटेलिजेंस को कैसे लगाएं। ये सब चीजें निर्धारित करती हैं हमारी सक्सेस को। तो जैसे सर आपका सवाल था कि सबकॉन्शियस माइंड में जो कहा गया सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो कुल मिलाकर बड़ा एक इंस्टेंट सा एक कॉन्वर्सेशन और वार्तालाप चलता है हमारे दिमाग के अंदर जब भी कोई नई सिचुएशन आती है, किससे कैसे डील किया जाए। और हमारी इंस्टिंक्ट, हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों साथ में मिलकर निर्णय लेते हैं कि ये हमारे लिए हर तरीके से सही है। जो पर्सन इस चीज को कंबाइन करके चल पाता है वो सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से सही चलता है, और वो बुक भी उसी को बताती है। आप सभी के लिए से मेरी अपील है कि आप उस बुक को पढ़ें, बट उसके वास्तविक मीनिंग को समझें। जो फर्स्ट वाला हमारा एग्जाम्पल था
डे ड्रीमिंग वाला, उसमें आप अपनी सीमा निर्धारित करें कि कहाँ से डे ड्रीमिंग से वापस आना है और एग्जीक्यूट करना है, एक्शन ओरिएंटेड होना है, तो डेफिनेटली वो बुक आपकी हेल्प करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ बुक पढ़ते रहिए और ये सोचते रहिए कि ऐसा तो हुआ नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें आपको लगेगा मेडिटेशन, दैट इज अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट सेल्फ एंड एनवायरनमेंट, कि हम क्या कर रहे हैं और एनवायरनमेंट क्या कर रहा है। इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव टेक्निक्स, जिसके लिए आप किसी भी एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलके इस बारे में बात कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको जिंदगी भर अपने ऊपर कैसे लगाएं और कैसे हम छोटी छोटी रेगुलर बेसिस पे जो समस्याएं आती हैं उनसे साथ साथ निकलते रहें। जरूरी नहीं है एक बार आप अगर साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो जीवन भर जाते रहेंगे। इसमें आप एक ट्रेनिंग ले सकते हैं छोटी सी, सिर्फ उसमें अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने फियर्स को साझा कर सकते हैं कि जी हमें ऐसा लगता है। उसमें साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं कि जब जब आपको ऐसा लगता है तो आप इन टेक्निक्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप इससे आराम से निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत कमाल का आंसर दिया है आपने कि डे ड्रीमिंग और सबकॉन्शियस माइंड जो अफर्मेशन की बात करता है उसमें एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। थिन लाइन डिफरेंस कुछ इस तरीके से है कि आपने इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश की है कि सिर्फ डिजायर करने से काम नहीं चलता है, आपको डिजर्व भी करना पड़ेगा। मतलब कि जिस चीज के लिए आपने सोचा है, ओम शांति ओम का शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग है मैम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सराबी की तरह इस मूवी को भी आपने देखा होगा कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम तक मिलाने की कोशिश करती है। तो यदि आप इस चीज को डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ये कंप्लीट करना है और उसमें 1% भी यदि आप स्टेप्स उठाते हैं रेगुलर, तो जेफ केलर लिखते हैं, आप जेम्स क्लियर लिखते हैं एटॉमिक हैबिट्स में कि 365 दिन के बाद आप 37 टाइम्स बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। रही बात कि बहुत सी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की बात मैम ने कहा, बहुत पहले कबीरदास लिख के गए हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। आज के डेट में लोग इस तरीके से इस चीज को यूज करते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है अभी परसों। इसी पे सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, एक मुझे और याद आ गया, आज का यूथ ना क्रिटिसिज्म से बहुत जी, उन्हें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। कोई भी पर्सन हमारे अपीयरेंस से हमें जज करेगा, कोई भी पर्सन हमारे बोलने के तरीके से, वर्बल बिहेवियर से जज कर लेगा, कोई भी पर्सन हमारे एक्शन से जज कर लेगा और हमारी एक राय बना लेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कबीरदास जी का दूसरा दोहा, निंदक नेड़ा राखिए। अगर आपके पास क्रिटिक नहीं है तो यकीन मानो आप फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ में नहीं आ सकते, क्योंकि सेल्फ को सेल्फ हमेशा अप्रिशिएट करता है। हम जैसे भी हैं, हम खुद की बहुत तारीफ करते हैं, हमें लगता है हम सही हैं, हमारा सेल्फ बिलीफ, हमारे सेल्फ बैरियर्स वो हमें सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। और सामने वाला पर्सन जो भी हो, वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपकी फैमिली, कोई भी हो सकता है। जब भी वो हमें कुछ कहते हैं, हम उन सभी तरह की बातों को ज्यादातर इस तरह के आदमी क्रिटिसिज्म में देखते हैं कि नहीं हमें क्रिटिसाइज किया गया है। उनको नॉर्मल कहने में और क्रिटिसिज्म में कोई डिफरेंस नहीं लगता, इसलिए वो जिंदगी भर इससे भागते हैं कि अगर मैं, इस आदमी ने मुझे एक बार कहा, इससे मैं बात नहीं करूंगी, अवॉइड दैट पर्सन, अवॉइड दैट सिचुएशन। तो वो जिंदगी भर भागते रहते हैं। अब उन्होंने एक चीज छोड़ी, वो पर्सन छोड़ा, प्लेस छोड़ा, प्रोफेशन छोड़ा, धीरे धीरे सोसाइटी को छोड़ दिया, और अगेन वही प्रॉब्लम आ जाती है, पैनिक अटैक, सोशल एंजाइटी, अनदर फॉर्म ऑफ एंजाइटी। समाज से ही डरना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस समाज में हम रहते हैं, अगर उसी से डरेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो पर्सन समाज से ही डरने लग जाता है। इसलिए जैसे सर ने कहा, कबीरदास जी को भी याद कीजिए और निंदक नेड़ा हमेशा रखिए। एक क्रिटिक को हमेशा अपने पास रखो, आपको अपने लिए शायद प्लानिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो लोग आपसे सब कुछ करवाते रहेंगे, आपको गुस्सा दिलाते रहेंगे। अपने गुस्से को मोटिवेशन बनाइए और आगे बढ़ते जाइए।
बिल्कुल सही बात है मैम। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सही है। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सुमन मैम मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे कि बचपन में कुछ ऐसे टीचर्स हमें मिले जो बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे स्कूल डेज में, और वो हम बहुत उनसे अनकंफर्टेबल फील करते थे। लेकिन आज के डेट में मैम वही टीचर हमें सबसे ज्यादा याद आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको एक क्रिटिसिज्म ही कह सकते हैं। हालांकि आज के डेट में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का जमाना है। मैं दोनों में अंतर समझाते हुए मैम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जो हमारे जो टीचर्स थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो हमारे अंदर से वेस्ट निकालना चाहते थे। तो इसी तरीके से रावण को सभी लोग बहुत तारीफ करते थे, लेकिन रावण के एक मामा थे, मामा मारीच। उन्होंने यही बोला कि तुम्हारे चेहरे पे सब बहुत अच्छी बातें कहेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा किया, सीता मैया को उठा कर लाए, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन तुम्हारे फेस पे जो आके एकदम कड़वी बात कह दे और सच्ची बात कह दे, उस इंसान को हमेशा अपने साथ रखना, तभी तुम लाइफ में अच्छा कर पाओगे, नहीं तो नहीं करोगे। रावण ने नहीं समझा इसकी बात को, और उसके बाद उसका हस्र क्या हुआ ये आप लोगों से छिपा नहीं। तो जो आपके लिए क्रिटिसाइज करता है, आप यकीन मानिए कि आप अच्छे हो जाएंगे तो सबसे अधिक खुशी भी उसी को होगी। तो चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो, उसको एक पॉजिटिव तरीके से लीजिए और इस तरीके से लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा देखना चाहते हैं। और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये हुआ कि यदि कोई 4 घंटे पढ़ता है और आपको लगता है कि उसको 8 घंटे पढ़ना चाहिए उस एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप ये कहिए कि आप 4 घंटे तो पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 घंटे पढ़ोगे तो और अच्छा कर सकते हो, कमाल कर सकते हो। तो इसमें आपने अपनी बात भी कह दी, और हो सकता है कि उसने इसको पॉजिटिव तरीके से ले लिया। दूसरे ढंग से लोग कैसे बोलते हैं, अरे तुम 4 घंटे पढ़ते हो, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, तो हो सकता है इससे वो कुछ नेगेटिव हो जाए। तो मैम की बातों को आप बिल्कुल अपने जहन में उतारिए, डेफिनेटली आप सफल होंगे। कुमार विश्वास का ये कहना है कि अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। मैम आपसे मुझे पूछना है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं 70+, और जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मैं अपना दर्द आपको बयां कर रहा हूँ एक्चुअली, कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी, पापा भी 70+ हैं और मम्मी भी 65+, दोनों को बीपी है, दोनों को शुगर है। और मेरी माताजी को तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां हुई। आज के डेट में भी वो अकेले रहते हैं दोनों लोग, एक सेंस ऑफ आइसोलेशन है उनके पास। माँ हमेशा ये सोचते रहती है कि मेरे बेटे कैसे होंगे, खाना खाया या नहीं खाया, 2 दिन फोन नहीं करो तो परेशान हो जाती है, उससे उसको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और बात सिर्फ मेरे माताजी और पिताजी की नहीं है, ये मुझे लगता है कि 70 और 80% ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो हैं, और खास करके उनकी बात मैं कर रहा हूँ मैम जो बेड रिडन है, कि वो बहुत तरीके के मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, मेंटल एंजाइटी से गुजरते हैं। तो ये पूरा डिटेल मैम आप एक बार मुझे समझा दें तो शायद मेरी जिंदगी में भी कुछ तो ये जो एक ब्लड लाइन है कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, और शायद मैं अपने माताजी और अपने पिताजी को भी कुछ अच्छी चीजें शेयर कर पाऊंगा। जी सर, सीनियर सिटीजन यहाँ उनको हम समझ सकते हैं सेकंड चाइल्ड, जिसको जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का बिहेवियर एक चाइल्ड के जैसा ही हो जाता है। जैसे बच्चा इनसिक्योर रहता है कि उसके पेरेंट्स कहीं इधर उधर चले गए या मैं अकेला रह गया, तो वो डर जाते हैं जी। ऐसे ही पेरेंट्स भी इस एज में एक तरह से इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि ज्यादातर रिटायर्ड होते हैं जी। अगर वो रिटायर्ड नहीं है या घर को ही देखते आए हैं, जैसे कि अगर हम होम मेकर फीमेल की बात करें या फिर बिजनेसमैन की बात करें कि जिन्होंने अपने बिजनेस को अपने हिसाब से चलाया, बट एक सर्टेन एज के बाद वो अब बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, तो घर में ही रह रहे हैं, वहाँ पे उनकी इनसिक्योरिटी ये रहती है कि जो लोग मुझसे मेरे बिजनेस के थ्रू जुड़े हुए थे या जो मेरे वर्क प्लेस पे मेरी जॉब में मेरे साथ जुड़े हुए थे, आज सामाजिक रूप से मैं उनसे अलग हूँ, क्योंकि मैं बेड रिडन हूँ, सेकंड चाइल्डहुड है,
बच्चे वाला बिहेवियर है, तो यहाँ पे दो कंडीशन एसोसिएट होगी, मतलब दो माइंडसेट जी। फिर उनकी फिजियोलॉजिकल इलनेसेस, ज्यादातर ऑर्थोपेडिक इलनेसेस रहती हैं जिनमें नी प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन प्रॉब्लम्स हैं। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है जो हमारी याददाश्त से जुड़ी हुई है, जैसे कि अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये भी प्रॉब्लम्स है, पार्किंसन है, जहाँ पे उनका माइंड बॉडी बैलेंस एक तरह से डिस्टॉर्टेड हो गया है, वो वाले हैं। तो एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन, एक सामाजिक रूप से फ्रस्ट्रेशन, और एक बेडरिडन पेशेंट लेट के सोचता बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग होती है, इनसिक्योरिटी होती है। तो उनको लगता है कि अब वो अकेले रह गए, और शायद जिंदगी भर जिस चीज के बारे में ये सोच रहे थे कि एक टाइम पर जो किसी से सुन के एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई बच्चे आजकल की जनरेशन देखभाल नहीं करती है, लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, बच्चों को आज पढ़ा तो रहे हैं, कल वो हमें छोड़ के अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा। जो उन्होंने कभी प्रियज्यूम किया था, आज वैसा ही कुछ उनको लगता है कि वैसा ही हो रहा है, और जिससे वो हमेशा बचने की कोशिश में भी रहते थे कि हम अपना पेंशन प्लान बना लेंगे, हम इस तरह से रहेंगे। तो अगर इसका एक साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण देखें तो इसमें इसको हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। एक ये कि बेडरिडन पेशेंट जो सीनियर सिटीजन भी है वो अपने आप को कैसे आइसोलेट करता है, सेल्फ आइसोलेशन, और दूसरा उसका परसेप्शन जो उसको आइसोलेट करा देता है। सेल्फ आइसोलेशन वो है जैसे अपने बच्चों की शादी करके पेरेंट्स, चाहे लड़का हो लड़की, उसको एक अलग फैमिली की तरह देखते हैं। लड़के की शादी करी तो उनको लगता है कि अब बहू आ गई और मेरा बेटा भाई अब मेरी इतनी नहीं मान पाएगा, शायद चाहकर भी नहीं मान पाएगा, और शायद अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, इसलिए भी वो उतनी केयर नहीं कर पाएगा। तो वो सेल्फ आइसोलेशन के साइड जाते हैं कि हम अपना अब जो डिपेंडेंसी है अपने बच्चों से हटाकर खुद पे ले आए। तो वो एक अच्छी बात है, बट वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है। अगर वो उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर रहे हैं कि हाँ ये एक मैनेजमेंट है, एक अच्छा कि हमने अपने माइंड को भी मैनेज कर लिया, एक अपने माइंड को सेट कर लिया, और दूसरा इससे हम फैमिली को भी एक बनाए रखेंगे, यूनिटी बनाए रखेंगे, तो वो अपनी एक अच्छी प्लानिंग के साथ चलते हैं। दूसरा ये रहता है कि वो मन में तो इस बात को समझ जाते हैं, बट एक्शंस कुछ इस तरह के करते हैं कि जी हमें तो अकेला ही रहना है। ये लेमैन लैंग्वेज है कि हमें तो पहले से ही पता था ऐसा होता है और ऐसा हो ही गया, अब बहू आई तो उसने ऐसा कर दिया, या हमारा बेटा ही निकम्मा था, वो तो ठीक है। तो इसमें सबकी अपनी अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं। अब यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें जो एक्चुअल में होती हैं। अब मैं जहाँ हम रहते हैं हमारी सोसाइटी में ही मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे फॉरेन चले गए हैं, वो इनको ले जाना चाहते हैं, ये कुछ दिनों के लिए जाते ही हैं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। तो इनका कहना है कि हमारा वहाँ मन नहीं लगता। तो जैसे आपने कहा कि आप अपने पेरेंट्स के लिए परेशान रहते हो, आपकी मदर आपके लिए रहती हैं जी। तो यहाँ पे दोनों को एक तरह से कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है कि आप कुछ ऐसा करें कि अपने पेरेंट्स की इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करें। इसके लिए अभी सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे एक चैलेंज ये आता है कि हमारी वो जनरेशन मोबाइल को भी यूज नहीं करना चाहती जी, कि वीडियो कॉलिंग से हम मेरे पापा के पास आज भी व्हाट्सएप नहीं आता है, उनको फेसबुक अकाउंट नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, और माँ तो नहीं पढ़ी लिखी है, तो माँ के पास तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे वो अपने आप को, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत ये वाली शिक्षा ले सकती है जी जी, डिजिटल लिटरेसी बिल्कुल। तो वहाँ पे उनको अगर आप ये सिखा दें कि भाई आप मुझसे रोज वीडियो कॉल पे बात करो, तो आपको कनेक्टेडनेस फील होगी, क्योंकि ऐसा कई बार सच में पॉसिबल नहीं होता। जैसे आपके लिए नहीं हो पाएगा कि आप वहाँ जाके उनके पास हो, और वो यहाँ रह नहीं सकते, आप चाहोगे तब भी नहीं, क्योंकि उनको वहीं पे रहने की आदत होती है। तो जो माइंड सेट फ्लेक्सिबल नहीं है, चाहे वो यहाँ पे पेरेंट, यहाँ पे ओब्वियसली चाइल्ड का तो है, या आप कहो कि जो सन है या डॉटर है, चाहे वो चाइल्ड है या एडल्ट है, उनका तो है, क्योंकि ये जनरेशन काफी फ्लेक्सिबल है। बट अनफॉर्चुनेटली उस जनरेशन का माइंडसेट काफी ज्यादा एक तरह से रिजिड है इस मामले में। मैं ये नहीं कह रही सभी का है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कि जी हमने तो मोबाइल कभी चलाया नहीं, हम चला नहीं पाएंगे, पता नहीं कौन सा बटन दबा देंगे, क्या हो जाएगा, तो वो उसे डर के भी या किसी भी तरीके से इस नई टेक्नोलॉजी में एंटर ही नहीं करते हैं, सेल्फ बैरियर्स बना के रखते हैं, या उनको लगता है इससे क्या ही होगा अगर मोबाइल पे देख लिया, सामने तो नहीं देखना है।
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी माइंड में लाना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, जिसमें हम उनको समझाते नहीं हैं, अगेन समझते ही हैं कि इनको फियर किस बात का है, टेक्नोलॉजी का है या इस चीज का है कि अगर फोन पे बात करनी शुरू कर दी तो कहीं बच्चे जो अब कभी कभी आ जाते हैं फिर बिल्कुल ना आए, तो वो इतना दूर की सोच लेते हैं। तो यहाँ एक तरीका ये हो सकता है उनसे रिकनेक्ट करने का, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट को इमोशनल नीड बहुत ज्यादा होती है, अकेलापन बहुत ज्यादा फील होता है। अगर इस तरह से आप सोशल मीडिया के थ्रू, वर्चुअल मीडिया के थ्रू उनसे जुड़े रहे तो एक एक्सटेंट तक हम इस नीड को फुलफिल कर सकते हैं। दूसरी होती है सेल्फ केयर में फिजिकल केयर। अब जो ओल्ड हो गए उनको या बेड रिडन हो गए उनको ये लगता है कि सेवा एक वर्ड है जो बड़ा ट्रेडिशनल सा है कि सदियों से चला आ रहा है सेवा, और सेवा का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि क्या है रियल में सेवा। ये ना तो सेवा कराने वाले को पता है ना ही करने वाले को पता है, जितना मेरा अब तक का अपना एक्सपीरियंस है। कि शायद हम पूछें कि भाई आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, सेवा क्या वर्ड है, तो वैसे देखा जाए तो सेवा एक केयर है। अगर वो बेड रिडन है, अगर वो पेशेंट हो तो पेशेंट केयर है। लेकिन अगर इसका हम मोरल एथिकल वैल्यूज की नजर से देखें तो सेवा शायद वो है कि अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ पेशेंट को प्रायोरिटाइज करना। और इसके साथ ही सेवा वर्ड के साथ एक सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड है। परिवार ये डरता रहता है हमेशा कि सामाजिक क्रिटिसिज्म होगा अगर हमने अपने बड़ों की सेवा नहीं की, और वो डर डर के भी सब कुछ करते रहते हैं और मन से करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरा डर के ही, बट एक समाज का डर जिसको सोशल प्रेशर कहते हैं, और एक अपने संस्कार की हमें अपने बड़ों की देखभाल करनी है। तो वो कई बार प्रेशराइज्ड फील करते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो लोग हमें ये कहेंगे। सोशल एंजाइटी की भी एक फॉर्म है ये, और सोशल स्टिग्मा भी है कि अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो उनको लगता है समाज जरूर कुछ ना कुछ कह देगा कि आपने अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ा हुआ है। अगर आपके केस को ले तो आपके लिए अभी प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए अपने पेरेंट्स, जिन्होंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा बचपन में, तो आप उनके इस सेकंड चाइल्डहुड में उनको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। तो अगर हम इस चीज से डर के करते हैं, और शायद करते भी हैं बहुत सारे परिवार। मैंने एम्स में जब मैं थी तब मैंने देखा कि लोग अपना सारा काम धंधा छोड़ के पेशेंट के साथ वहीं पे रहते हैं, अकोमोडेट करते हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, रूम मिले ना मिले, धर्मशाला में रह रहे हैं, वहीं पे अपनी लाइफ किसी तरह से बस पास कर रहे कि ये ठीक हो जाए। तो यहाँ उन्होंने पेशेंट को प्रायोरिटाइज किया। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका वाकई में इलाज संभव नहीं है। 4th स्टेज का कैंसर, HIV एड्स है। अगर HIV हो गया तो हम मैनेज कर लेते हैं, बट एड्स हो गया तो नहीं कर पाते। तो इस तरह के पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज करके चलना कि मेरा घर बिक जाए, कुछ भी हो जाए, बस मैंने इनको ठीक करना है, उसके बाद मैं अपनी लाइफ संभालूंगा। शायद इस दौरान सब कुछ एक तरह से खत्म ही हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कुछ फैमिलीज के साथ कि वो चीजें वापस नहीं आ पाती। उनके अपने बच्चे इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं जब वो एक ऐसे पेशेंट के लिए अपना, समझ लो एक फैमिली पर्सन है, एक पेशेंट को ठीक करने के लिए महीनों अपने घर से दूर रह रहा है, ट्रीटमेंट के लिए गया है, तो पीछे से उसके अपने बच्चे जिनको एक प्रॉपर पेरेंटिंग की जरूरत थी, दोनों की जरूरत थी, माँ और पापा, तो उनको सिर्फ माँ देख रही है। बच्चों को एक माहौल में, गलत कंपनी में जाने में ये फैक्टर काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। उनको प्रॉपर केयर ना मिलना, प्रॉपर पेरेंट्स का टाइम ना मिलना, ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। बिजनेस का लॉस ऐसा हो सकता है कि शायद वो बिजनेस को दोबारा एस्टेब्लिश ना कर पाए, या जॉब ऐसी हो सकती है जो उनकी अपनी जॉब छूट जाए, तो बाकी जो फैमिली है वो कैसे सर्वाइव करेगी। तो प्रायोरिटाइजेशन एक ऐसी की पॉइंट है इसके अंदर कि हमें हमेशा चीजों को प्रायोरिटाइज करना होता है, और वो बड़ा मोमेंटरी डिसीजन हो सकता है, बट हमें उसको एक फार साइटेडनेस में देखना पड़ता है कि ये कहाँ तक जाएगा। और बेड रिडन पेशेंट के केस में, एक बेड रिडन पेशेंट जो सीनियर सिटीजन भी है और मोस्ट ऑफ द टाइम कोमॉर्बिड डिजीज उनको होती है, जैसे आपने कहा शुगर भी है, और उनको बीपी भी है, और उनको सपोज ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, और अब उनको मेंटल इलनेसेस के अंतर्गत डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स भी आने लगे हैं। तो मल्टीपल डायग्नोसिस हो गई, इलाज भी मल्टीपल ही चलेंगे, बट हम इसको एक इंटीग्रेशन में चलाएंगे।
कि आपने बीपी शुगर के लिए अपने मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाया, उनकी मेडिसिन चली, आपने सेल्फ केयर में उनको काउंसिल किया या उनके साथ बैठ के बात की और उनको इसकी इम्पोर्टेंस बताई कि अगर आप अपनी दवाई जो डॉक्टर ने दी वो टाइम पे नहीं लोगे तो डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। ये पार्ट है सेल्फ केयर का। पेशेंट ज्यादातर सोचता है, मर्ज कर लेता है इन सारे फोर्स को कि डॉक्टर के पास ले जाना मेरी फैमिली का काम है, जो वो करती है फैमिली, ये सारी उनकी जिम्मेदारी है, वो केयर फ्री रहती है। ऐसे मैंने ज्यादातर पेशेंट्स देखे हैं। घर आ गए, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी, उनकी डिपेंडेंसी बनी रहती है कि परिवार वाले को दवाई उनको दें, उनको याद दिलाएं, टाइम टू टाइम उनकी केयर करें। यहाँ पे पेशेंट का रोल आता है कि वो याद दिलाए कि भाई जैसे जैसे डॉक्टर ने मेरा डाइट चार्ट बनाया है, जैसे मेडिसिन का टाइम दिया है, इस टाइम पे आप मुझे याद दिलाना, मैं खुद लूंगा। क्योंकि यहाँ पेशेंट डिपेंडेंसी बना रहा है दूसरे पर्सन पे, जो भी उनका केयर टेकर है। उस डिपेंडेंसी के चलते उनकी इमोशनल पावर, जो मन की शक्ति है, वो वीक हो जाती है। मन ही मन में ये लगता है कि लगता तो ये है कि शायद मैं अब इस लायक रहा नहीं कि अपने ये सारे काम मैं खुद कर लूं, पर दूसरा मन ये चाहता है कि मैं जल्दी चल पाऊं, मैं उठ पाऊं, मैं पहले जैसा हो पाऊं। तो इन दोनों में ना वो ये समझ नहीं पाता कि ये इस दूसरे मन को चाहने के लिए कि मैं जल्दी उठ पाऊं, तो उसको डिपेंडेंसी पहले हटानी होगी। लेकिन वो करता बिहेवियर उल्टा है कि डिपेंडेंसी बना के रखता है। तो फिर ऐसे पेशेंट बहुत देर में ठीक होते हैं और शायद कई बार ठीक नहीं होते हैं और वो लाइफ टाइम ऐसे ही चलते रहते हैं। इसमें काउंसलिंग और गाइडेंस का ये रोल रहता है कि हम उनको ये गाइड करें कि आपकी ये सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। आप खुद के बिस्तर पर जिस पे लेटे हैं उससे अपनी पोजीशन चेंज करें। इनिशियली एक बिस्तर से सोफे तक जाएं, सोफे से बालकनी में जाके कहीं चेयर पे जाएं। हर रोज इन्हीं चीजों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के पोजीशंस को मूव करें। उसमें आपको कोई भी डिवाइसेस की जरूरत है उनकी हेल्प में, और तो डिवाइसेस हमारे बहुत सारे हैं, क्लचेस हैं, स्टिक्स हैं, ये कितने सारे हैं जो ऑर्थो पेशेंट्स उनके लिए। साथ ही साथ पर्सन की हेल्प लें इस चीज में कि जहाँ पे मैं हूँ आप मेरे लिए एडिशनल सपोर्ट की तरह खड़े रहें, ना कि उनको प्राइमरी सपोर्ट बनाएं। तीसरी कोशिश ये करें कि रिमाइंडर, जहाँ पे आपको ये याद नहीं रहता है कि मुझे अपनी दवाई लेनी है और मैं किसी और को बोलूँ कि मुझे दवाई दो, आपके पास मोबाइल है, आप उसमें रिमाइंडर लगाएं। अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिखने के रिमाइंडर लगाएं, और नहीं तो आप मन की शक्ति से अपना बायोलॉजिकल रिमाइंडर भी बना सकते हैं कि अगर आपने 2-3 दिन ये याद रख लिया कि मेरी दवाई का ये टाइम है, आपकी बॉडी में वो पावर है, वो आपका वो टाइम अपने आप आपको याद दिला देगा कि मेरा ये दवाई का टाइम है। इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रेटेजी। सामाजिक तौर पर अपने दोस्तों से कनेक्टेड रह सकते हैं वो, जो पहले उनको अपनी, जो उनका वो प्राइम टाइम था जब वो अपनी फैमिली में बिजी थे, बच्चों में, तो वो अपने दोस्तों से बड़े डिस्कनेक्टेड होते हैं, टाइम नहीं दे पाते। तो वहाँ रिकनेक्ट करो कि चलो अब उनसे मिलते हैं, मेरे पास टाइम है। तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उनके साथ रिकनेक्ट हो सकते हैं। और अभी तो मोड बहुत सारे हैं, और वैसे भी बहुत सारे क्लब्स हैं जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे लेडीज तो अपने किटी पार्टी कर लेती हैं, अपने तंबोला वगैरह खेलती हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। तो ऐसे यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस थोड़े हैं। मेल इस मामले में थोड़े ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो इनिशिएटिव कम लेते हैं। फीमेल फिर भी एक्टिव रहती है, कहीं सत्संग में चली गई। तो इस तरह की चीजें सभी को मिलजुल के अपनी कर लेनी चाहिए। ये सेल्फ केयर का पार्ट है। अगर इसको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो सेकंड चाइल्डहुड है, ये एंजॉयमेंट का टाइम है वैसे तो, बट क्योंकि एक्सेप्टेंस हमें नहीं हो पाता कि जब हम भाग सकते थे कुछ टाइम पहले और आज हम चल भी नहीं पा रहे, तो वो चीज हमें अंदर ही अंदर ट्रॉमेटाइज कर देती। ये जो ट्रॉमा है, इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए हमें एक्सेप्टेंस करना होता है कि ये सिचुएशन है। अगर हमने इसे माइंडफुली डील किया, ये सिचुएशन है और सिचुएशन का तो काम है बदलना, परिवर्तन, ये संसार का नियम है, उसको बदलना ही है। टाइम कम या ज्यादा लग सकता है, तो उनकी भी ये सिचुएशन, ये स्थिति बदलनी ही है। अगर वो माइंडफुली चलेंगे तो ये बहुत जल्दी पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, वो दोबारा चल पाएंगे। और नहीं तो बेडरिडन पेशेंट अगर सेल्फ केयर नहीं कर पाएगा तो डॉक्टर एक लिमिट तक ही उनका इलाज कर पाएंगे, फैमिली एक लिमिट तक ही उनकी सेवा कर पाएंगे।
इसलिए अगर वो सेल्फ केयर कर लें तो अपने आप को भी एक मौका दे पाएंगे, समाज को भी एक मौका दे पाएंगे, मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी मौका दे पाएंगे और अपनी फैमिली को भी ये कह पाएंगे कि हाँ मेरी वास्तव में सेवा हुई है और खुश भी रह पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। आपके इस पूरे गीता को यदि 2 लाइन में हम संग्रहित करें तो यही बात निकल के सामने आती है कि जितनी जरूरत एक छोटे बच्चे को अपने पेरेंट्स की पड़ती है, छोटा बच्चा कहने का तात्पर्य है कि बच्चा 1 महीने का है या 9 महीने का है या 2 साल का है मैक्सिमम, तो जितनी जरूरत उस छोटे बच्चे को उनके पेरेंट्स की पड़ती है उससे कहीं ज्यादा जरूरत उस बूढ़े माँ बाप को जो 70+ हो गए हैं अपने बच्चों की पड़ती है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात। तो यदि उनको प्रॉपर केयर दिया जाए तो इमोशनल स्ट्रेस की जगह उनके अंदर इमोशनल नरिशमेंट होगा और कहीं ना कहीं ये उनके फिजिकल डिसऑर्डर को भी एक वाइप आउट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है मैम कि एक ऐसा 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम बड़े इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मुझे लगता है कि इन दोनों में डिफरेंस नॉर्मल तरीके से पूछा जाए तो बहुत लोग कहते हैं एक ही है, लेकिन शाहरुख खान का एक मूवी था चक दे इंडिया, उसमें एक लड़की कहती है कि आई एम फ्रॉम तमिल और दूसरी कहती है कि आई एम फ्रॉम तेलुगु। तो वो बोलता है कि अरे दोनों में क्या डिफरेंस है, तमिल और तेलुगु एक ही तो है। तो उसने बोला कि उतना ही डिफरेंस है जितना बिहारी और पंजाबी में। तो उसके कहने का मतलब ये था कि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसी तरीके से मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि गाइडेंस और काउंसलिंग में भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस होगा जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपके जरिए मैम मैं समझना चाहता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस। जी सर, वैसे आपने सही कहा, लोग एक्चुअल में बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेके, बट मैं बड़ा ब्रीफली इसको बताना चाहूंगी। गाइडेंस का हिंदी मीनिंग है मार्गदर्शन। जी जी जी। एंड डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। फिजिक्स में पढ़ा था हमने। जी। स्पीड जो है वो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो आपकी बढ़ी हुई स्पीड जो है वो आपको गलत डायरेक्शन में बहुत जल्दी ले जाएगी और बहुत जल्दी आप फेलियर का सामना कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, बहुत जल्दी आप एंजाइटी और अदर मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी माइंडसेट से कोरिलेटेड है। दूसरा जो हमारा वर्ड है काउंसलिंग, उसका मतलब है परामर्श। परामर्श का सीधा सा मतलब है एक डिस्कशन, एक विचारों का आदान प्रदान, एक समस्या के समाधान के लिए जब 2 आदमी या 2 से ज्यादा आदमी, जिसको हम इंडिविजुअल या ग्रुप सेशन में यहाँ पर करते हैं, जब वो बैठ के उस पर बात करते हैं, जिसको अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लेके जाएं तो उसको हम थेरेपी का नाम देते हैं, साइकोलॉजिकल। बट ये सारी एक ही चीजें हैं, परामर्श। तो यहाँ हम बात कर रहे होते हैं कि एक सिचुएशन को, एक प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से कैसे समझा जाए पहले, और फिर कैसे उस पर काम किया जाए। अगर इसको हम और भी सिंप्लीफाई करें तो काउंसलिंग is a process to create insight within an individual to solve his or her problems. अपनी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने ही अंदर एक अंतर्दृष्टि को क्रिएट करना जो हमारे अंदर पहले से ही है, बस सिर्फ उसको एक्टिवेट करना और उसमें एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना। पहले तो हमारी फैमिली ये काम कर देती थी, लेकिन आजकल लोग फैमिली के पास बैठ के ज्यादा इन चीजों को डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि अगेन उन्हें वही रहता है कि लोग हमें जज कर लेंगे और हमारे अपने शायद हमें इस वाली चीज पे नहीं समझ पाएंगे या उनके पास नॉलेज नहीं है। कई बार ये चीजें सही भी होती है कि कुछ लोग जज कर भी लेते हैं। जज का मतलब यहाँ जजमेंटल होने से है कि हमारे बारे में एक फिक्स्ड राय कि नहीं जी आपको तो ये चीज समझ आ ही नहीं सकती, तो फिर वहाँ हमें उनके साथ करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प में गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये इस तरह से काम करते हैं। अब काउंसलिंग में क्लिनिकल काउंसलिंग रहती है, जैसे अगर आप साइकोलॉजिकल सेंटर्स की बात करें, गाइडेंस में करियर गाइडेंस रहती है, गाइडेंस में मैरिज गाइडेंस भी रह सकती है, और गाइडेंस काउंसलिंग से भी ब्रॉड है। बहुत सारे केसेस हमारे पास भी ऐसे आते हैं जिसमें मुझसे फोन पे पूछा जाता है जी कितने सेशन लगेंगे, क्योंकि गूगल पे उनको दिखता है कि एक
साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप एक बार चले गए तो हो सकता है 20-25 सेशंस लगेंगे। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है, हर एक की अपनी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही उनका ट्रीटमेंट प्लान है। थेरेपी एक प्रोसेस है, काउंसलिंग एक प्रोसेस है, गाइडेंस एक प्रोसेस है। जिसकी जैसी प्रॉब्लम वैसा ट्रीटमेंट प्लान, वैसा ही टाइम ड्यूरेशन और वैसा ही उसका आगे का रिजल्ट रहेगा, जिसमें जो जो उनको रेकमेंड किया जाएगा उसी हिसाब से अगर कंप्लायंस में रहते हैं तो उससे उतना ही जल्दी बाहर भी आ पाएंगे। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ये भी होता है कितने टाइम में ठीक हो जाएंगे, हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या काउंसलिंग वाकई में काम करती है। और उन्हें लगना है काउंसलिंग समझाना, जी हम तो घर पे समझा लेते हैं दूसरे को, पर नहीं पा रहे। तो ये वही बात है कि काउंसलिंग समझाना नहीं होता, इसलिए समझाने का काम छोड़िए, समझने का शुरू करें। तो मैंने तो अपने प्रिस्क्रिप्शन पे भी समझाना लिख रखा है, तो वो वाली चीज है जिसमें लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो, ये तीनों चीजें अलग अलग। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत प्यारी बच्ची है चैतन्या, उससे भी मैंने डिस्कस किया है और मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया से डिस्कस करने वाला पार्ट है कि जो ये हाइपर डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ADHD शायद बोलते हैं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा मैं यदि गलत बोल रहा हूँ तो। आपकी चैतन्या जो मेरी स्टूडेंट भी रही है और बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है आपके साथ, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया जब रिफॉर्म करेगी तो उसमें उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। उसने मुझे सजेस्ट किया है कि इस क्वेश्चन को जरूर मम्मी से पूछिएगा और दिस इज द नीड ऑफ द आवर, तो मैम इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें ताकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो इससे अवेयर हो सकें। ज्यादातर लोग ADHD चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड बिहेवियर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इसमें कैटेगराइजेशन है, एक नॉर्मल चाइल्ड अपने अपने टेम्परामेंट के हिसाब से कई तरह के हो सकते हैं, कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है, कोई सिर्फ शाय हो सकता है कि थोड़ा सा कम बोलने वाला, इंट्रोवर्ट जो कि शाय भी होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं और बिल्कुल नहीं बोलते, उसमें भी अलग अलग 4-5 सब टाइप्स रहते हैं। तो आमतौर पर लोगों का मानना ये रहता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो इंट्रोवर्जन से भी बाहर आ सकता है, वो शाइनेस से भी बाहर आ सकता है। एक बच्चा इसमें होता है जो काफी नोटी होता है। अब यहाँ पे जो आपका सवाल है वो इससे रिलेट करता है कि एक नोटी चाइल्ड और एक ADHD चाइल्ड, क्योंकि दोनों की ही जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो मैच करते हैं। एक नोटी चाइल्ड भी इधर उधर घूमता रहता है, काफी ज्यादा शरारतें करता है, roaming here and there, visiting, lack of attention और या inattention आप उसको कह सकते हो, lack of concentration है, एक ही चीज पे कंसंट्रेट ना कर पाना। अब उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम आती है स्कूल में जाके कि वो अपनी नोटबुक में लिख नहीं पाते, क्योंकि उसमें लिखने के लिए तो उनको बैठना होगा और उनका टाइम स्पेंड है नहीं बैठने का, इसलिए वो बैठ नहीं पाते। स्कूल से कंप्लेन आती है कि जी वैसे तो बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, शायद एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते लिखने की, बट जो उन्होंने सुन लिया उनकी मेमोरी बड़ी शार्प है और वो रिटेन कर लेते हैं। जब टीचर पूछते हैं तब तो बता देते हैं पर लिख नहीं पाते, तो टीचर्स की है कि इनके मार्क्स कम आते हैं। तो हम कंफ्यूज हैं कि अगर हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चा एक्टिव है और इनफैक्ट हाइपर एक्टिव है, तो फिर ये मार्क्स क्यों नहीं लाते। तो जो ADHD बच्चा है और जो सिर्फ नोटी बच्चा है, उसमें पहला डिफरेंशिएट जो क्राइटेरिया है डिफरेंशिएशन का वो यही है कि आप ये देखो कि जब आप उनको देते हो कि भाई ये वाला काम करना है, उसमें इतना टाइम लगने वाला है, वो उतने टाइम अगर बैठ पाता है, जैसे ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा, 1 घंटे की ट्यूशन क्लास होती है, अगर वो उसमें बैठ के पढ़ पा रहा है, टिक पा रहा है, वहां पे टिकना बैठना सिटिंग उनकी मेन प्रॉब्लम रहती है, तो शायद उनको ADHD नहीं है। अगर सेल्फ डायग्नोसिस बनाना है उस केस में, दूसरा वाला वो नोटबुक बना लेते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, देर में कर लेते हैं, वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। बट उसको भी एक बार देखें, इसको हम बिहेवियर की ABC कहते हैं, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस या बिहेवियर एनालिसिस, कि हम पहले तो बच्चे का पैटर्न देखें कि जहाँ जरूरत है वहाँ बैठ पा रहा है लेकिन बाकी टाइम घूम रहा है तो वो नोटी चाइल्ड है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ भी नहीं बैठ पा रहा है, घूमने जा रहा है, थक भी नहीं रहा है और जब थक रहा है तभी भी सो नहीं पा रहा है, उसी टाइम पे उठ भी जाता है,
बहुत सारे उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हैं, और बच्चों से उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, और बच्चों से उसकी फाइट्स ज़्यादा हो सकती हैं, लड़ने झगड़ने में, और बच्चों से मिक्सअप होने में उसको प्रॉब्लम आ सकती है। और स्कूल से अगर खास तौर पर कंप्लेन आ रही है शरारतों की, किसी पे चोट फेंक दिया, किसी पे पेपर रोल बना के फेंक दिया, यूजुअली भी बच्चे करते हैं, बट ऐसा बच्चा ज्यादा करता है। तो जहाँ बात यहाँ आती है कि उसमें डिफरेंशिएट तो आपने इन्हीं चीजों को लेके कर लेना है, लेकिन फिर भी एक बड़ी थिन लाइन है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की तरह। उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चे की लाइफ को निर्धारित करती है, उसकी लाइफ की डायरेक्शन को निर्धारित करती है। अगर उसका डायग्नोसिस आपने सेल्फ बना लिया तो हो सकता है कल को आप उसको स्पेशल स्कूल में खुद ही डाल दें। ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, किसी हमने तो गूगल पे पढ़ लिया हमारा बच्चा जो है ADHD है और हमने उसको स्पेशल स्कूल में डाल दिया। हमारे टीचर्स ने कहा कि ये इन बच्चों के साथ बैठने लायक नहीं है, तो हमने सोचा इसी में डाल देते हैं। तो एक बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड नहीं था, अगर वो स्पेशल बच्चों के बीच में रहेगा तो उनका बिहेवियर को अडेप्ट करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। कुछ अदर एबनॉर्मलिटीज जो उसमें पहले नहीं थी वो भी उसमें आ सकती हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट। सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, प्रोफेशनल की हेल्प लें। ये ऐसी तकलीफ नहीं है जिससे बाहर नहीं आया जा सकता, आराम से बाहर आया जा सकता है, सोशल स्टिग्मा से बचें। थैंक यू सो मच मैम, इतने जबरदस्त तरीके से इंसाइट्स और लर्निंग्स देने के लिए। मुझे लगता है कि आपके एक एक वर्ड की कीमत है। और एक शेर है कि मैं शेर सुना के अकेला ही खड़ा रहा। शेर का मतलब आपने जो भी कहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं अभी तक अपने इंटरव्यू में, कि मैं शेर सुना के अकेला ही खड़ा रहा, सभी अपनी अपनी यादों में खो गए। तो कुछ कुछ मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आपका वीडियो और आपके इनसाइट्स को सुन के जितने हमारे दर्शक हैं, जितने व्यूअर्स हैं, वो कुछ ऐसे ही अपनी यादों में चले जाएंगे और अपने आप को रिफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोगों से एक बात की ताकीद करना चाहता हूं कि चैतन्या सेंटर फॉर काउंसलिंग में मैम का अपना काउंसलिंग सेंटर है जो इन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत सक्सेसफुल तरीके से रन कर रही हैं। 10 साल एम्स में एज ए काउंसलर के रूप में कार्य करने के बाद, तो किसी भी मेरे भाई बहन को यदि जरूरत पड़ती है काउंसलिंग की तो डेफिनेटली आप मैम से कांटेक्ट करें, और इनका जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो सब आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच मैम, सुमन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।